तो मिलावटी दूध, घी, तेल अब पुराने जमाने की बात हो गई। ये हाईटेक जमाना है। अब तो खून में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स में भी मिलावट हो रही है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये कारनामा प्रयागराज के प्राइवेट हॉस्पिटल ग्लोबल अस्पताल में हुआ है, जहां परिजनों का दावा है कि उन्होंने 8000 यूनिट के हिसाब से 5 यूनिट प्लेटलेट्स खरीदे, लेकिन उसमें मिला था मौसमी का जूस। ऐसा परिजनों का आरोप है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन तो मानने को तैयार ही नहीं है कि गलती उसकी है। वहीं पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि प्लेटलेट्स के पैक में मौसमी का जूस नहीं बल्कि नकली प्लाज्मा था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर ग्लोबल अस्पताल को सील कर दिया गया है और जांच कमेटी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। प्लेटलेट्स के नाम पर चढ़ाया मौसमी का जूस। प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपए मुझसे लिए और ऑनलाइन मुझसे नहीं, हमारे जीजा जी के मोबाइल अकाउंट फोन पे से लिया उन्होंने। और लेने के बाद ये देखिए आप लोग, ये मुझे मौसमी का जूस इन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया। नामी ब्लड बैंक के नाम पर चल रहा था खेल। हमारे यहाँ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। पेशेंट के अटेंडेंट ही ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं। प्लेटलेट का अरेंजमेंट पेशेंट का काम होता है, पेशेंट के अटेंडेंट का काम होता है। हॉस्पिटल की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। 8000 में किया मरीज की जिंदगी का सौदा। पैसे भी लिए गए हैं, उसका मैं रिकॉर्ड निकलवा रहा हूं। और वो लाए, जब दूसरे दिन वो चढ़ने लगे सुबह, तब से परेशानी बढ़ी है और उसके कारण अंत में इतना मरीज सीरियस हो गया, हार्ट केयर सेंटर भेजा गया और उसके बाद वहीं से वो मरीज की मृत्यु हो गई। ग्लोबल अस्पताल सीज, हिरासत में 6 आरोपी। हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके लिए शायद वहाँ पे FIR कराया गया है कंप्लेनेंट द्वारा, वो जांच होगी और तब तक, जब तक जांच चल रही तब तक ये बंद रहेगा। कौन है प्रयागराज में प्लेटलेट्स के पापी? जो पैकेट्स इन पे बरामद हुई हैं उनकी जांच लैब से टेस्टिंग कराई जा रही है कि जो इनके द्वारा कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच की। बट प्रथम दृष्टया जो इनसे पूछताछ और जानकारी की गई है वो ये पता चला है कि प्लाज्मा को ये लोग प्लेटलेट्स बताकर, फर्जी स्टिकर लगाकर, चूँकि डिमांड बड़ी है, ये इनके द्वारा बेचा जा रहा है। कुल 10 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ प्रदीप के रिश्तेदार मौजूद हैं। सर्वेश, में सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि वो मौसमी का जूस नहीं था, खराब प्लाज्मा था। परिवार वाले पुलिस की अब तक की जांच से संतुष्ट हैं, जो खुलासा किया गया उससे संतुष्ट हैं, या अभी भी उनका यही कहना है कि मौसमी का जूस था? अमित, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उनके घर में हूं। ये लोग यहां पर बैठे हैं। बस मैं थोड़ा सा कैमरे को पैन करके आपको दिखाऊंगा। बगल के कमरे में इस समय सैंपलिंग हो रही है, तो उस हम सैंपलिंग को दिखाकर आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर ACM है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर CO साहब हैं और यहाँ पर पूरी टीम है और स्वास्थ्य विभाग के भी नोडल अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। वो प्लाज्मा हम दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर सैंपल में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर वो तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये वही प्लाज्मा का सैंपल है जिसको जांच के लिए अब यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है उनके घर पर। और इस वक्त हम जो परिजन हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इसको दिखाने के बाद कि आखिर अब परिवार का क्या कहना है और परिवार क्या चाहता है। खास तौर पर ये जो बड़ा रैकेट है जिसका खुलासा पुलिस ने किया है, उनके एक तरह से हाथ बहुत लंबे हैं, उसको लेकर भी परिवार थोड़ी आशंका जता रहा है। और ये जो मृतक हैं प्रदीप पांडे, उनके साले हैं सौरभ त्रिपाठी, जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और एक ये बच्ची, मासूम बच्ची है जो कि सिर्फ अभी 6 माह की है, 3 माह की है और इसके सर से पिता का साया जो है वो उठ गया है। मतलब इस तरह से एक मौत के सौदागरों ने जाल फैलाया
जिसमें एक व्यक्ति की, युवा व्यक्ति की मौत हो गई और एक मासूम 3 माह की बच्ची से पिता का साया छिन गया और उनकी पत्नी जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो आकर हमसे कोई बातचीत कर सके, अपना दुख दर्द भी कह सके। परिवार पूरा सदमे में है और परिवार के लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि इनका रैकेट इतना बड़ा है, अब इनको सुरक्षा की भी चिंता है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे सौरभ से। पूरी लड़ाई सौरभ ने लड़ी है, बड़ी हिम्मत के साथ। न्यूज़ 18 इनके साथ है। आपके बताइए कि किस तरह से इस पूरे मामले का पता लगा और आपने इस लड़ाई को लड़ा। जी, ये मामला 19 तारीख का है। 19 तारीख को हमारे जीजा जी की डेथ सुबह 6:40 पे हुई। तब मैं धूमनगंज थाने में गया, वहाँ पे मुकदमा लिखवाया। जब धूमनगंज, मैं जार्जटाउन थाने में गया, वहाँ मुकदमा लिखवाने के लिए गया, वहाँ पे मुकदमा नहीं लिखा गया। क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने कहा कि ये मामला आपका धूमनगंज थाने के अंतर्गत हॉस्पिटल आता है और बमरौली में घर है, तो आप धूमनगंज जाइए। फिर मैं धूमनगंज गया, उन्होंने वहाँ से भी नकार दिया कि नहीं, आपके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इस कारण मैं आपको इस मुकदमा नहीं कायम करूँगा। इसके बाद हम लोग जीजा जी की अंत्येष्टि में गए और सारी जो भी क्रियाएं होती हैं वो हम। आपको ये कब लगा कि इसमें जो प्लाज्मा, जो प्लेटलेट्स आपने चढ़वाए हैं वो खराब है, उसमें मिलावट है, ये कब आपको जानकारी हुई, कैसे पता लगा? 17 तारीख को जब दोपहर में हमारे जीजा जी को ग्लोबल हॉस्पिटल से शिफ्ट किया गया, तो वहाँ पे पता चला कि उनकी एंजियोग्राफी और जितने भी बॉडी के मेडिकल चेकअप थे, चेकअप के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हुई कि उनके बॉडी में पूरी ब्लैक स्पॉट पड़ गए थे और रक्त का थक्का जम गया था, क्लॉटिंग जिसे कह सकते हैं। क्लॉटिंग होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम आई और उसके मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, उससे ये तो न्यायालय तय करेगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में एफआईआर है। अब एफआईआर दर्ज हो गई है? जी, अभी काफ़ी दबाव के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मदद के बाद ये एफआईआर आज दर्ज की गई। अमित, एक आखिरी सवाल इनसे ले लें, फिर हम बात करेंगे आपसे। एक आखिरी सवाल ये है कि अब आपने एक गैंग जो है, ये पूरा रैकेट है, उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा को लेकर क्या चिंता, अभी आप हमसे बात करते, क्या है चिंता आपको? जी, मुझे बहुत इस बात का मतलब आशंका है कि मुझ पे हमले हो सकते हैं, इसलिए मैं प्रयागराज और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं। जी अमित, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैकेट में लोग शामिल हैं उनके हाथ काफी लंबे हैं, काफी पावरफुल लोग हैं, तो अब जो सौरभ हैं इनको इस बात की चिंता है कि कहीं इनके ऊपर कोई हमला न हो, तो इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से ये मांग कर रहे हैं कि इनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहुत जरूरी और जो इन्होंने लड़ाई शुरू की है, ये तमाम जो लोग इस गैंग में शामिल हैं, जो लोगों की ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये खेल बहुत छोटा नहीं, ये खेल बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी मछलियां हैं इसमें जिनका पकड़ में आना बहुत जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर DR राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं MA के। शशांक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सीनियर वकील हैं। डॉक्टर सचिन मित्तल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सीनियर सर्जन हैं। DR राय साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये मौसमी जूस है, प्लाज्मा है, ये सब क्या है? ये जांच होता रहेगा, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन सवाल तो ये सर कि मौत का खेल तो खेला जा रहा है ना, और उसका खुलासा हुआ है एक जिंदगी की कीमत पर। देखिए, वाकई में हमें भी बहुत अफसोस है कि एक जिंदगी अपने हाथ से चली जाए और ब्लेम डॉक्टर के ऊपर आए। देखिए, मैं दिल्ली में बैठा हूं, लेकिन मैंने प्रयागराज में जो अपने डॉक्टर मेरी कम्युनिटी है, मैंने उनसे पूरी इंक्वायरी की, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि वो जो प्लाज्मा या जो प्लेटलेट आया था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है और वो शक्ल से लगता है कि प्लाज्मा ही है। और उसके बाद ये कहा जाता है, कोई पता नहीं किसने ये बात कह दी कि ये मौसम्बी का जूस है। और जब तक कि अच्छा, हमारे CMO ने जाकर उस हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया और उसको सील भी कर दिया और उस सैंपल को उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया। जब तक उसकी रिपोर्ट ना आए, इस प्रकार की चर्चा करना अपने प्रोफेशन को खराब करने के अलावा और है तो क्या नहीं है, ये बताइए। हाँ, आने दीजिए, अगर मौसम्बी का जूस है उसकी इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि उसके ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टैग कैसे लगा हुआ है, उसको लेने के लिए इसका अटेंडेंट गया है। सर, यहीं से मेरा सवाल भी है। ये एक जो नर्सिंग होम जो भी है, इंटरप्ट कर रहा हूं, यहीं से मेरा सवाल भी है, क्या कोई कहीं से कुछ भी ले आकर दे देगा
और हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से उसको चढ़ा दिया जाएगा। मतलब मेरा सवाल है कि अगर बेचने वाला कसूरवार है तो क्या चढ़ाने वाला कसूरवार नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं कि वो देखने से तो प्लाज्मा ही लग रहा है, क्या सर देखने के आधार पर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं क्या? अनुमान के आधार पर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या? आप नहीं, मैं बात को बदलिए नहीं। उसके ऊपर गवर्नमेंट का जब लेबल लगा हुआ है ब्लड बैंक का, उसके ऊपर प्लाज्मा लिखा हुआ है, तो डॉक्टर जिसके पास वो जाएगा वो क्या समझेगा कि ये वही है? अब पहली चीज तो उसकी इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है ना। मैं यही तो मैं सवाल कर रहा हूं ना, क्या हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है? ठीक है, चलिए उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल पर आते हैं। क्या सुनिए सर, मैंने आपकी बात सुन ली, अब सवाल सुन लीजिए आप। क्या उस हॉस्पिटल के पास ऐसे इंतजाम नहीं थे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का उस पर लेबल लगा भी था, कोई फर्जी तरीके से वो लेबल लगा के बेच भी रहा है, तो ये कैसे पकड़ा जाएगा कि ये असली है या नकली है? क्या हॉस्पिटल के पास ऐसे मैकेनिज्म नहीं होने चाहिए कि अगर उनके पास प्लाज्मा आ रहा है, प्लेटलेट्स आ रहा है या ब्लड आ रहा है तो उसकी जांच की जा सके चढ़ाने से पहले? ये होना चाहिए या नहीं? पहले तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। एक चीज मैं बता दूं, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने को नहीं बैठा हूं। मैं क्रिटिकल बात ये कर रहा हूं, जब उसके ऊपर ब्लड के थैली के ऊपर गवर्नमेंट का टैग लगा होगा तो कोई भी डॉक्टर के हाथ में आएगा तो वो कहेगा कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल से ब्लड बैंक से आया, ये जेन्युइन चीज है। और उसके बाद आपके सीएमओ ने जाकर उस सैंपल को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, उसको इन्वेस्टिगेशन में भेज दिया। मेरा मकसद कहने का सिर्फ, दूसरी बात जो अभी मुझे पता लगी है प्रयागराज से, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है जो नर्सिंग होम चला रहा है। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है जो मुझे प्रयागराज से मालूम पड़ा है। मैं माफी के साथ आपसे कहूंगा, अगर ऐसा है फिर तो बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है सर पूरे हेल्थ सेक्टर को। आप ये बताइए कि ऐसे डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं है वो इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है, और ऐसा डॉक्टर जो ये नहीं तय कर पा रहा है कि इसके ऊपर सरकारी स्टिकर लगा है, सरकारी स्लिप लगी है तो असली है या नकली है, और वो कुछ भी लेकर मरीज को चढ़ा दे रहा है, तो फिर तो बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है सर। फिर तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो स्वास्थ्य निदेशक हैं, जो सीएमओ हैं या फिर आईएमए है, उसका रोल क्या है? मैं बता रहा हूं, पिछले 30 साल से आईएमए एंटी क्वैकरी के खिलाफ लड़ रहा है, झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लड़ रहा है, और इतने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आए हुए फेवर में, लेकिन गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। मैं आपके माध्यम से टीवी के ऊपर बोल रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट एजेंसी उसके खिलाफ नहीं लेती है, पुलिस उसके खिलाफ नहीं लेती है। और हमने इवन की गवर्नमेंट को लिख के दिया है कि इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इवन कि हमने उसके बाद के इंप्लीमेंटेशन, मुख्तार चंद जजमेंट 1985 के अंदर आया, 95 में आया था, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है तो एलोपैथी की दवाई नहीं यूज कर सकता, लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं है। आज अपने प्रयागराज में ले लीजिए, इलाहाबाद के अंदर, ठीक है सर, कितने झोला छाप डॉक्टर हमारे साथ सीनियर वकील भी हैं। एक बार उनसे पूछ लेते हैं ना सर कि अगर ऐसा है तो क्यों है। और सर सवाल ये भी है, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, अगर ये हॉस्पिटल्स जो गलत तरीके से चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर अगर वो आपके नियंत्रण में नहीं है और सरकार फिर अगर आपकी बात नहीं सुन रही है, तो आईएमए का रोल क्या है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शशांक जी थोड़ा समझाइए सर, जो धाराएं इस केस में लगाई गई हैं अभी तक जो हमारी जानकारी में है, 419, 420, 467, 468, 471, 274, 275, 34 के साथ ही धारा 18 AC 27 लगाई गई है। आपको लग रहा है सर कि किसी की जान ले लेने के बाद ये धाराएं पर्याप्त हैं उन लोगों के ऊपर जो किसी का जीवन ले लेते हैं, जो किसी की सांसें छीन लेते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए? ये धाराएं ऐसा करवा पाएंगी क्या सर? देखिए, आज मेरी आवाज मिल रही है शायद आपको जी। आज जो कुछ हुआ है ये निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और डॉक्टर साहब जिस बात के लिए कह रहे थे मैं उस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। अगर आप भारत के किसी भी बैंक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप जब नोट देते हैं तो वहां पे काउंटर में एक एक नोट गिना जाता है और नकली नोट बैंक वाला तुरंत साइड कर देता है। 10 लाख रुपए लेके जाइए, 1 करोड़ रुपए लेके जाइए। जब बैंक का लेवल, कोई किसी चीज का लेवलिंग, आज के समय में नकली लेवलिंग हर जगह हो रही है, और जब हम लोग एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपीरियंस लॉयर के पास जाते हैं, एक्सपीरियंस बैंक में जाते हैं, तो वो 1 मिनट में पकड़ लेता है क्या झूठ है क्या सच है। अगर जो लिखा है मौसमी का जूस है या कोई अलग प्लेटलेट्स थे या कोई भी परेशानी थी, पर मृत्यु के लिए निश्चित रूप से नेग्लिजेंस का पूरा केस डॉक्टर के ऊपर भी बनता है। 34 में वो सारे लोग लायबल होंगे जिन्होंने उसको बेचा है, जिन्होंने उसको खरीदा है, जिन्होंने बेचा है, स्पेशली बेचा है, उसके पीछे जो पूरी टीम काम कर रही है। ये सेक्शन पर्याप्त नहीं है।
ये सेक्शंस बढ़ाए जाएंगे। 302 में इसमें केस रजिस्टर्ड होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। पहली बात। दूसरी बात ये है जो उन्होंने कहा है कि जो लॉयर्स कम्युनिटी ने उनको हेल्प किया इलाहाबाद बार एसोसिएशन के संरक्षण की वजह से और उनकी प्रेशर की वजह से एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। किसी की मृत्यु होने के बाद हमें एक प्रभाव का उपयोग करना पड़ रहा है अपनी सच बात को जानने के लिए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे मैं चलना चाहूंगा जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के केसेस में जहां एक आम आदमी पूर्ण रूप से अपने आप को किसी डॉक्टर के संरक्षण में छोड़ता है, तो ये डॉक्टर की उस हॉस्पिटल की डॉक्टर, क्योंकि हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया गया है जो कि डॉक्टर साहब ने बताया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की सैंपलिंग, इस तरह के ब्लड प्लेटलेट्स चढ़ना और जिसके ऊपर कोई भी एक एक्टिव एक्शन नहीं हुआ। एक्टिव एक्शन होना चाहिए था किसी की जान के लिए। निश्चित रूप से वो पूरा स्टाफ दोषी है। अगर आप एक स्टेप और चलते हैं, डॉक्टर्स को हमेशा देश के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर भगवान के रूप में माना जाता है। उनको सारा संरक्षण सरकार भी देती है। सरकार हमेशा चाहती है डॉक्टर्स के साथ खड़े रहें, पर किसी भी तरह से इस तरह की मामलाओं में धरती का भगवान कहा जाता है सर। हम जैसे आम लोगों के लिए जो डॉक्टर के पास जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर हमें सांसें देगा, हम ये मानकर जाते हैं कि वो धरती का भगवान है। सचिन मित्तल जी, जिस बात का जिक्र शशांक जी कर रहे हैं कि देखिए अगर हम बैंक में जाते हैं पैसे जमा करने के लिए तो बैंक ये सुनिश्चित करता है कि हम जो नोट दे रहे हैं वो असली है नकली है। आप ये बताइए, जिसको धरती का भगवान कहा जाता है वो भगवान बजाय ये तय किए। अच्छा, सचिन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा शायद। डीआर राय साहब, इसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। शशांक जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बैंक भी ये सुनिश्चित करता है कि नोट नकली है या असली है, और डॉक्टर ये तय करने को तैयार नहीं है, जो सांसें दे रहा है किसी को कि हम जो प्लाज्मा चढ़ा रहे हैं या जो प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं ये असली है नकली है। सर मेडिकल सेक्टर में की बात से बिल्कुल इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं। ये डॉक्टर की भी ड्यूटी थी उस सैंपल को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता, उसके अंदर कोई भी अगर फॉल प्ले उसको नजर आ रहा था उसी वक्त उसको चैलेंज करना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अगर उसने कोई सैंपल भेजा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, उसका उस स्लिप से मिलाए, उसके बाद देखे इसके अंदर तो मुझे सैंपल गलत लग रहा है तो उसको चैलेंज करे, इंक्वायरी करे, बिल्कुल सही बात है। अगर उसके बावजूद चढ़ाता है तो डॉक्टर की गलती, मैंने कहीं नहीं कहा कि गलती नहीं है, पर सिर्फ यह है कि उस सैंपल को एक बार जांच होने दीजिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये मैं आप आईएमए की तरफ से कह रहा हूं, जो भी कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जिसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टरों को अगर रोकना है तो उनको सिरा 304 के अंदर, 420 के अंदर बुक कीजिए और जेल में डाल दीजिए, ताकि उनकी जमानत भी बिना कोर्ट के किसी हालत में ना हो। आज की तारीख में क्या होता है, झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा जाता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन से अपनी बेल करवा के चला जाता है और जाके उसके बाद दूसरी जगह प्रैक्टिस चालू कर देता है। ये सिस्टम चला आ रहा है जो कि हम लोग बहुत परेशान है। मैं खुद एग्री कर रहा हूं कि हम क्वेकरी से बहुत परेशान है और सरकार को लिख के हम थक गए। बार बार हम सरकार को लिख रहे हैं। आज भी हमारा एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है जो झोला छाप डॉक्टर वर्सेस क्वालिफाइड डॉक्टर्स का। ठीक है, वो उन लोगों के एसोसिएशन के अंदर हरी सालवे जैसे बड़े बड़े धुरंधर वकील आ रहे हैं। अब मैं उसके बारे में क्या कहूं आपको। ठीक है, लेकिन हाँ, डॉक्टर की गलती, अगर उसने अच्छी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ही इज कल्प्रिट, नेग्लिजेंट किया, ही इज कल्प्रिट, और अगर उसके ऊपर बनती है तो उसके ऊपर सजा होनी चाहिए, लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद। सचिन जी से हमारा संपर्क हो गया है। सचिन जी, झोला छाप स्वास्थ्य व्यवस्था किसी की जान ले लेती है और सवाल ये खड़ा होता है कि जवाबदेही, जिम्मेदारी कैसे तय होगी। ये कैसे तय किया जाएगा कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? वो जिन्होंने गलत प्लाज्मा दिया, गलत प्लेटलेट्स दिया या मौसमी का जूस दिया, या फिर वो जिन्होंने गलत तरीके से इसको चढ़ाया, जिन्होंने बगैर ये पुष्ट किए कि असली है नकली है उसे मरीज को चढ़ा दिया। सचिन जी, आपको आवाज मिल पा रही क्या सचिन जी? ठीक है, दुरुस्त करिए उनका कनेक्शन, उसके बाद बताइएगा। सर्वेश, सवाल ये है कि देखिए जो यहां पर राय साहब कह रहे हैं कि अभी जांच होने दीजिए, सैंपल जाएगा, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तय होगा कि असली था, नकली था, प्लाज्मा था, प्लेटलेट्स था। तो फिर सवाल ये है कि पुलिस किस आधार पर ये पहले ही तय कर दे रही है कि मौसमी जूस नहीं था, ये खराब प्लाज्मा था? और दूसरा सवाल ये, क्या पुलिस प्रशासन और प्रयागराज स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी यहीं पर समाप्त हो जाती है कि इन 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, या फिर झोला छाप स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ आगे और एक्शन प्रयागराज में देखने को मिलेगा?
जी निश्चित तौर पर अमित, ये सवाल अपने आप में बिल्कुल जायज है कि आखिर किस आधार पर पुलिस और प्रशासन ने ये कहा कि ये ब्लड कैसा था। दरअसल डीएम ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि वो ब्लड बैंक, एसआरएन अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लाज्मा लेते थे और उसे प्लेटलेट्स बनाकर बेचते थे। उन्होंने इस आधार पर कहा, उन्होंने कहा कि इसकी जब साइंटिफिक लैब से रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो आगे की जानकारी देंगे। दूसरी बात, जहां तक कार्रवाई की रही तो अभी भी प्रशासन का ये कहना है कि इस रैकेट में जितनी बड़ी मछलियां हैं, अगर किसी अस्पताल की संलिप्तता है और कौन कौन लोग हैं उसको आगे वर्कआउट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि करीब इसी महीने जो है, पिछले महीने करीब एक यहाँ पर जो है अवैध रूप से ब्लड बैंक चलाने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ था, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वो कार में अवैध तरीके से ब्लड का धंधा करते थे, यानी कि जरूरतमंदों को खून देने का काम करते थे, जो कि एक रैकेट पकड़ा गया था। अगर उसमें सख्ती की गई होती शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हमारे साथ जो मृतक हैं प्रदीप पांडे, उनके ससुर हैं सतीश चंद्र त्रिपाठी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे अमित, और उनसे जानेंगे क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये एक तरह से अमानवीय भी है और एक तरह से हत्या की गई है। सर, हमारे दामाद की मौत साधारण नहीं है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। साजिशन, बहुत बड़ी साजिश थी इसके पीछे। हाँ, पैसा और कहते तो हम और पैसा दे देता ओरिजिनल खून के लिए, लेकिन उन्होंने धोखा दे करके 25,000 के लिए 5 यूनिट के लिए रात में दबाव बनाया हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर, कि आप 3 यूनिट हम दे चुके थे, वो ओरिजिनल था, एसआरएन का था। हमारी बिटिया, हमारा बेटा और हमारे दामाद के बड़े भाई ये 3 यूनिट लेके गए, और वो भी 8-8 घंटा लाइन लगाने के बाद। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल में वहाँ दिया गया तो 3 यूनिट उन्होंने चढ़ाया, तो 17,000 से उनका 49,000 प्लेटलेट्स पहुँच गया। तब एक सतीश शाह नाम का लड़का वो आया, अब पेशेंट से कहने लगा कि आपको यदि प्लेटलेट्स की ज़रूरत हो तो 5 यूनिट मैं और दे दूंगा। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल वाले कहे थे कि 8 यूनिट आपको लगेगा, चढ़ेगा। तो हमारे पास 3 ही अवेलेबल था, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कहा हमारे खाते में 25,000 रुपया ट्रांसफर कर दो। अमित मैं आपको बताऊं, एक बड़ी बात अभी आपने कही है कि मरीज को प्लेटलेट्स कम थे, 3 यूनिट इन्होंने एसआरएन अस्पताल में, जो कि मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, वहां पर लाइन में लगकर खुद लिया था, जो कि सही था। वो मरीज को चढ़ाया जा चुका था, उससे उसकी सेहत में सुधार हुआ था और प्लेटलेट 49,000 काउंट हो गया था। और यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि अस्पताल प्रशासन इसमें कोई गड़बड़ी कर रहा था, क्योंकि 49,000 प्लेटलेट, जितना मेरी जानकारी है, पर्याप्त होती है। चूंकि पैनल में डॉक्टर साहब बैठे हैं, उसके बाद जरूरत नहीं थी प्लेटलेट की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने दबाव बनाया और कहा कि 5 यूनिट की और जरूरत है, और 5 यूनिट प्लेटलेट अस्पताल ने दिलवाया था। यह बड़ी बात है कि अस्पताल प्रशासन ने, और उसी वजह से सतीश चंद्र जी भी कह रहे हैं कि उनके दामाद की हत्या की गई है। यह सामान्य घटना नहीं। अगर वो पैसा चाहते तो पैसा देने को तैयार थे, लेकिन इस तरह से गलत प्लेटलेट नहीं चढ़ा जाना चाहिए। तो आपको लगता है, पूरी तरह विश्वास है कि गलत प्लेटलेट चढ़ा गया? 101% सर हत्या की गई, 101%। तनिक भी सुबह शक है ही नहीं। पूरा ये सब पैसे का धंधा है और इनका बहुत बड़ा पॉइंट है ये सर्वेश। इसी पॉइंट पर मैं शशांक जी से जवाब ले लूं। शशांक जी, प्रदीप के रिश्तेदारों का कहना, उनके ससुर का कहना है कि मौत नहीं है, हत्या है। अब सवाल है कि पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें तो हत्या की धारा है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें हत्या की धारा होना, गैर जातिन हत्या की धारा होना, 302 होना, 302 के बाद जो 299 और 300 में ये आता है। हाँ। यह तो दूसरा विषय है, पर इसके पहले वाला विषय बहुत जरूरी है। जो उनके परिवार आरोप लगा रहे हैं कि इनको हत्या की गई है या नहीं की गई है, इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा। इसके आगे अगर हम आज बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से किसी आदमी की मृत्यु हुई है, और मृत्यु होने के लिए प्लेटलेट्स अगर जिम्मेदार है तो ये बहुत भारी नेग्लिजेंस है, और उस नेग्लिजेंस को अक्षम्य अपराध माना। नहीं, मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपसे और समझना चाहता हूं सर। क्या ऐसे मामलों में गंभीर धाराओं का नहीं लगना, ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई नहीं होना, कठोर सजा का प्रावधान नहीं होना, ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाता है जो ऐसे कामों में लिप्त हैं? आज आप कठोर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, मैं कठोरतम शब्द का उपयोग करूंगा। ऐसे संगीन मामलों में कठोरतम धाराएं लगाई जाएंगी। वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसको पुलिस निर्णय देके पुलिस निर्णय लेगी। धाराएं आगे बढ़ भी सकती हैं मैटर में, चार्जशीट में बढ़ सकती हैं, बयानों में बढ़ सकती हैं, कई रूप से जो आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि इसमें जो मुझे एक बात प्राकृतिक रूप से दिख रही है कि मृत्यु उसने क्यों की है, क्यों करवाई है, यह विषय नहीं है। विषय ये नेग्लिजेंस किसके पार्ट पे, डॉक्टर के पार्ट पे है, हॉस्पिटल के पार्ट पे है, या तीनों लोगों के पार्ट पे है, या एक पूरे गिरोह के पार्ट पे है। तो जो आपने पहले कहा, जैसे भारत में किडनी रैकेट चल रहा था, ब्लड रैकेट चल रहा है, आजकल प्लेटलेट रैकेट्स चल रहे हैं। इन रैकेट्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की एक अहम भूमिका होती है। उसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट सर्विलांस रखना चाहिए कि भाई किसी तरह के अपराध ना हो, और आम आदमी, गरीब आदमी को विशेष रूप से
जो डॉक्टर को भगवान मानता है, जो हॉस्पिटल को अपना सर्वोच्च और सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए अगर ये घटनाएं होती हैं और ये देखा जाता है कि किसी कारण से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको ना ईश्वर माफ करेगा, ना न्यायालय माफ करेगा, ना ये परिवार की को इसकी क्षतिपूर्ति कभी हो पाएगी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और जो कठोरतम कार्रवाई इसमें की जानी चाहिए, जिससे कि राज्य में इसका भय का वातावरण व्याप्त हो किसी के अंदर कि भाई कोई भी गलत काम हम कभी नहीं करेंगे। डॉक्टर सचिन मित्तल से हमारा संपर्क हो गया है। डॉक्टर सचिन मित्तल, घर वालों का यह कहना है कि मौत है ही नहीं, ये तो हत्या है। जब उनसे कहा गया प्लेटलेट्स लाने के लिए, वो जो लेकर आए वो एसआरएन हॉस्पिटल से लेकर आए, एसआरएन ब्लड बैंक से लेकर आए, वो ओरिजिनल था, और जो हॉस्पिटल की तरफ से चढ़ाया गया वो उनको पता था कि डुप्लीकेट है, वो फर्जी चढ़ा रहे हैं, और इसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ेगी और वही हुआ, उसकी मौत हो गई, फिर तो हत्या है। देखिए, अगर इस तरह के जो मामले हैं जिसमें जब भी हम किसी पेशेंट को हम कोई ब्लड या कोई प्लेटलेट चढ़ाते हैं तो उसको हम 2 बार क्रॉस चेक करते हैं कि क्या सही ग्रुप का वो प्लेटलेट है या नहीं है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बाद ही वो पेशेंट को चढ़ाया जाता है। पर अगर इस पूरे प्रोसीजर में कहीं लापरवाही हुई है, या तो वो प्लेटलेट ओरिजिनल नहीं थे, या उसको क्रॉस चेक नहीं करा गया है, तो ये हॉस्पिटल के पार्ट पे लापरवाही है। बाकी जब इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि ये काफी गंभीर विषय है, इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता लग जाएगा कि गलती कहाँ पर है, क्या हॉस्पिटल की गलती है, डॉक्टर की गलती है, या कोई मीडिएटर जिसने उनको प्लेटलेट गलत सप्लाई की है उसकी गलती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की जो ब्लड प्रोडक्ट जो हमारे इसी पॉइंट पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई ना कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स चल रहे हैं जहां पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ब्लड चढ़ाने से पहले, प्लाज्मा चढ़ाने से पहले, प्लेटलेट्स चढ़ाने से पहले कि ओरिजिनल है या नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक प्रदीप की जान चली गई है तो इतना ये बातें हो रही हैं। अभी न जाने कितने प्रदीप ऐसे होंगे जिनकी जान पर संकट होगा, न जाने कितने ऐसे हॉस्पिटल होंगे जिनके पास ऐसे पर्याप्त इंतजाम नहीं होंगे जहां पर ऐसे टेस्ट हो पाए। तो फिर सवाल यह है कि उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा और कैसे कसा जाएगा। कुछ और जाने के बाद मैं तो इस बात को काफी पहले से उठाता आ रहा हूं कि जो इस तरह के नर्सिंग होम्स हैं, जो 5-5, 10-10 बेड के लोग नर्सिंग होम खोल के बैठ गए हैं, जिन पे प्रॉपर डिग्री नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, किसी कॉम्प्लिकेशन को हैंडल करने की फैसिलिटीज नहीं है, उन हॉस्पिटल्स पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स जो हैं ये मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। और इसमें मैंने देखा कि जब से ये कोविड आया है उसके बाद से इस तरह के हॉस्पिटल्स की संख्या में वृद्धि हो गई है, क्योंकि जो थोड़े बहुत भी मेडिकल साइंस अटैच्ड लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, कभी कोविड आएगा या कोई महामारी आएगी तो हम उसमें अच्छा पैसा कमा लेंगे। और वो हमने देखा था सर, हमने उस दौर में भी देखा था कि कैसे मेडिकल सेक्टर की दलाली उजागर हुई थी। डॉक्टर राय साहब, मेडिकल सेक्टर में दलाली सर, वहां पर दलाल घुसे हुए हैं, वो तय करेंगे कि कहां से क्या खरीदा जाएगा और किसको क्या चढ़ाया जाएगा और ये सब होने दिया जाएगा। बहुत गलत है साहब। हम भी आईएमए के लेवल पे इसी चीज को हमेशा उठा रहे हैं कि इस प्रकार की जो इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। जो चीजें गलत हैं वो आईएमए कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि हम तो ये कहते हैं अगर कोई डॉक्टर इस प्रकार की प्रैक्टिस में इंडल्ज है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और हम उसको कभी भी बचाने नहीं आएंगे, बल्कि हम उसको अपनी मेंबरशिप से उसको जो ना इमीडिएटली उसका नाम हटा देते हैं। हम कभी भी आईएमए लेवल पे इस प्रकार के डॉक्टरों को, अभी मैं आपको बता दूं भ्रूण हत्या के ऊपर बहुत कितना बवाल उठता था, हमने कई लोगों को हमने अपने मेंबरशिप से हटा दिया क्योंकि इस प्रकार के काम करना नैतिकता के खिलाफ इसी पर मेरा एक बेसिक सवाल है। इसके बिल्कुल खिलाफ रहती है सर, इसी पर मेरा एक बेसिक सवाल है। देखिए, नकली घी, नकली तेल, नकली दूध, नकली मावा तो बेच नहीं रहे हैं सर, ये नकली प्लेटलेट्स बेच रहे हैं, नकली प्लाज्मा बेच रहे हैं, नकली इलाज कर रहे हैं। तो सवाल ये हो रहा है, ठीक है सर, सुनिए तो सही सर, मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत ये बेसिक सवाल है सर। सवाल ये है कि अगर ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो इनकी पहचान कौन करेगा, इनको उजागर कौन करेगा, इन पर कार्रवाई कौन करेगा, पुलिस और प्रशासन के पास शिकायत लेकर कौन जाएगा, कौन बताएगा कि ये झोला छाप डॉक्टर हैं या असली डॉक्टर हैं। देखिए, इसका सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। जैसे मुझे पता है कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने इस प्रकार का रूल बना दिया कि हर 2 साल के अंदर डॉक्टर को अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा। उससे ये पता लग जाता है कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर है या अनक्वालिफाइड डॉक्टर है। हमने बहुत तारीफ की इस सिस्टम की कि यूपी गवर्नमेंट ने ठीक किया है, लेकिन उसके बावजूद झोला छाप डॉक्टर हर गांव के अंदर फ्लरिश कर रहे हैं। मैं आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, दिल्ली जैसे शहर के अंदर
40 से 50,000 अनक्वालिफाइड जोलोथेरापी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं झुग्गी झोंपड़ी के क्लस्टर के अंदर। अभी तक सरकार उनको नहीं रोक पा रही है, न सरकार उनको रोकना चाहती है। मैं ये कहूंगा तो हम तो देखिए हमने कोई केस कर दिया कोर्ट, कानून तो है लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा कैसे सर? देखिए ऐसे हॉस्पिटल रातों रात तो खड़े नहीं हो जाते, ऐसे डॉक्टर रातों रात तो झोला उठाकर निकल नहीं पड़ते लोगों का इलाज करने के लिए, लंबे समय तक ये सब कुछ चलता रहता है। तो सवाल है कि इनको पकड़ेगा कौन, इनको पहचानेगा कौन, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन और मौजूदा कानून को इंप्लीमेंट कराएगा कौन? देखिए कराने वाली सरकार है। जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कोविड मैनेजमेंट के समय यूएनओ ने भी की। पहली बात। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, जो डोलो के ऊपर बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि डोलो के ऊपर, जब डोलो दवा कोविड में बांटी गई तो 1000 करोड़ से ज्यादा की दलाली हुई है, जिसमें डॉक्टरों के पास गिफ्ट गए हैं। तो उसमें झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं थी, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास गिफ्ट गए थे जिन्होंने एक्सेप्ट किए और लोगों को अनलिमिटेड रूप से डोलो लिखी कोविड के टाइम पे। अब आप पॉइंट, भाई डॉक्टर जो रिकमेंड कर रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पुलिस उसको मानती है कि भाई डॉक्टर ने लिखा है तो हमारे वेलफेयर के लिए हो सकता है। एक पर्टिकुलर इलाज के लिए दो डॉक्टर्स की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, कोई दूसरा भी अपनाता है और अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि पेशेंट ठीक हो जाए। अगर आज पेशेंट की जान चली जाती है, डॉक्टर की नेग्लिजेंस नहीं है इसमें डेलिबरेट जानबूझ के इंटेंशन थी कि हमें पैसा कमाना है, उसको परेशान करना है और उसको ज्यादा ओवरडोज, डिफरेंट डोज और डिफरेंट जो प्रोसीजर अपनाए गए वो अनएक्सेप्टेबल थे। पुलिस का रूल। अब हम सभी लोग मिलकर चर्चा करते रहेंगे, जांच करने वाले जांच करते रहेंगे और हकीकत यह है कि प्रदीप की जान चली गई, प्रदीप की जान चली गई, मर रहे हैं उसके घर वाले, 3 महीने की मासूम बच्ची जिसके सर से पिता का साया उठ गया है। सवाल यही है कि क्या सिर्फ कार्रवाई के नाम पर जांच करके 10 लोगों को गिरफ्तार करके इतिश्री कर दी जाएगी या फिर उन बड़ी मछलियों को भी पकड़ा जाएगा जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं हर्षद के पास।